ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल। आप इसको कैसे देखते हैं, इस एक स्टेटमेंट को? That he is the Prime Minister. His address was so precise, मैसेज बिल्कुल क्लियर दिए उन्होंने पूरे देश को और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पाकिस्तान। ये न्यूक्लियर आप जो ब्लैकमेल करते रहते हो, वी विल कॉल योर ब्लफ। पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया है कि अब बहुत ज़्यादा सहेंगे नहीं। अनुज ने आखिरी बार कॉल किया था तो प्रोफेसर नैयर ने उससे जो 2 बातें कही थी वो क्या थी? कहते पीठ नहीं दिखाना, विन एंड कम बैक, और मिसिंग नहीं होना, सबसे बड़ी चीज। ब्रह्मोस का इतना नाम उठ रहा है, हालांकि एयर मार्शल ने नाम कुछ एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बट टेल अस अबाउट ऑल दिस। आपके जो हथियार हों वो बिल्कुल मॉडर्न हों, अप टू डेट हों और एडवर्सरी से बेहतर हों, इसका कोई तोड़ नहीं है। लड़ाई जो लड़ी जाती है ना वो हथियारों के साथ लड़ी है, लेकिन जो लड़ाई में जीत होती है वो इंसानों के वजह से होती है। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। आप देख रहे हैं बतरस। इस बतरस में बातें, चर्चा, मंथन सब होगा। जो नहीं होगा वो होगा शोर, बहस और हंगामा। हम देश, जीवन, संस्कृति, समाज से जुड़े सभी पहलुओं पर बात करेंगे। कोई सवाल होंगे तो उनके जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। मन में कोई शंका होगी तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं पता है उसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। बात होगी देश की, दुनिया की, समाज की, घर, शहरों, गांव, कस्बों, गली मोहल्लों की। लेकिन आज बतरस के पहले एपिसोड में बात उस मुद्दे की जो इस वक्त देश में सबसे बड़ा है, आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 3 बहुत ही खास मेहमान। मीना नैयर जी, जिनके बहादुर बेटे कैप्टन अनुज नैयर ने 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। कर्नल वीएन थापर, जो खुद एक रिटायर्ड फौजी हैं, और उनके वीर सपूत कैप्टन विजयन थापर भी करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। और रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले मेरा सवाल मुझे लगता है देश में इस समय हर घर में लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं या उस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, सीज फायर से खुश हैं आप? एज एक पुराना फौजी होने के नाते मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा और डिले करना चाहिए था। चाहे ट्रम्प ने बड़ा अपना जोर लगाया, लेकिन कोई ना कोई समाधान निकाल के, क्योंकि इतने अच्छे सर्कमस्टांसेस जो हमको मिल गई थी वो दोबारा कब मिलेंगी पता नहीं। देखिए, पाकिस्तान पॉलिटिकली इज़ इन अ टर्मोइल, बिल्कुल बुरी हालत में है। इकोनॉमिकली इट इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन। डिप्लोमेटिकली हमने बड़ा एडवांटेज कर लिया था। मिलिट्रीली वी वर ऑन टॉप एंड देयर मोरल मस्ट बी इन देयर पशौरी चप्पल और व्हाटएवर दे वेयर। तो इस ऐसी परिस्थिति में एंड देयर स्टॉक्स वर रनिंग आउट, मतलब उनका जो सामग्री थी वो ख़त्म होने वाली थी। तो अगर हम 2-3 दिन और कर लेते, मैं समझता हूँ ये गलती हमने दोबारा दोहराई है। 71 में भी यही किया, और फिर यही सवाल पूछा गया था कि क्या हमने गेन किया इतनी बड़ी लड़ाई करने के बाद, क्या गेन किया। तो ये है मेरे हिसाब से तो 1-2 दिन और चलता तो ठीक ही था। मुझे लगता है फौज का हो चाहे रिटायर्ड फौजीज हो, एक जनरल सेंटिमेंट यही है कि अभी और लड़ना चाहिए था। वो मैं नहीं कह सकता, मेरा सेंटिमेंट ये है। अजय जी? हाँ, मेरी व्यक्तिगत राय भी कर्नल थापर के जैसी है कि जो काम किया है उसे ख़त्म कीजिए। अगर किसी इन्फेक्शन को भी आप बीच में छोड़ देते हैं, वो इन्फेक्शन पनपता है, उसको फिर बाद में एड्रेस करना पड़ता है, फिर और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए होती है। लेकिन मेरा एक तकनीकी नज़रिया भी है, एक टेक्निकल व्यू पॉइंट भी है। देखिए, जब भी हमारे प्रधानमंत्री या नेशनल लीडरशिप फ़ौज को लड़ाई के लिए भेजती है तो उनको कंडीशंस ऑफ टर्मिनेशन दे के भेजती है कि अगर ये स्टेज आ जाए तो युद्ध बंद कर देना है, बिकॉज अदरवाइज़ तो बहुत ओपन एंडेड हो जाएगा। तो हमें तो डिक्लेयर नहीं की हैं कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन क्या थी, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से देखें या हमारे स्टेटमेंट से देखें, पहले अटैक के बाद भी हमने कहा हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पे धावा किया है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं स्टेट से और मिलिट्री से नहीं है। अगर आप जवाब ना दे तो हमारी तरफ से काम ख़त्म है। उसके बाद 8th, 9th, 10th हमने जब भी काउंटर किया उसके बाद स्टेटमेंट यही दिया कि अगर आप इसे एस्केलेट ना करें तो हमें आगे और कुछ नहीं करना है। तो मेरा ये अजम्पशन रहेगा कि कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन यही दी होगी कि डी एस्केलेटरी। तो
जैसे ही डीजीएमओ पाकिस्तान ने इंडियन डीजीएमओ को कॉल किया तो वो कंडीशन मेट हो गई। आपने बोला था कि जैसे ही वो बंद कर दें आप बंद कर सकते हैं, तो वो टेक्निकल कंडीशन मेट हो गई। तो उस टाइम पे सीज फायर प्रोसेस में किक इन हो गई। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे उसके कुछ घंटों बाद फिर सुन रहे थे कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं सीज फायर के। हाँ, अब वो क्या था देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है, पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ पुराने सैनिक होने की वजह से, कि जो अपॉर्चुनिटी आती है ना, फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है एम प्लस के लिए, उसका फ़ायदा पूरा उठाना चाहिए। हाँ सर, मैंने भी कहा कि इन्फेक्शन को ख़त्म ही कीजिए, वरना वो दोबारा पनपेगा। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन शायद कोई और कंसिडरेशंस होंगी जिन पे ये रोक दिया गया। पर मैं चाहता था कि ये 2 दिन और 3 दिन और चले। लेकिन आप एक शहीद की माँ हैं और आपने मुझसे कहा था जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे दूसरे बच्चों की चिंता सताती है। पता है, मुझे लगता है कि देखिए, आप कह रहे हैं ना कि चांस मिला था, चांस तो हमें बहुत बार मिला है। 93 में हमारे कितने लोग गए थे, उसके बाद आपका ये कारगिल कर लीजिए, या उससे पहले होटल्स में जो हुए थे सब उन्हीं वगैरह, तो हमें चांस तो बहुत मिले थे। और पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है वो आपको चांस देता रहेगा। और इस समय ये है कि जितना डिसाइसिव मोदी जी ने एक्शन लिया है ना, आई स्टिल अप्रिशिएट कि उन्होंने इस पर अपनी पावर दिखा दी है। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने कहा कि अब एक भी अटैक करोगे तो यही पाओगे जो अब पाया इन्होंने। तो उस समय सीज फायर करने से आई थिंक इस बार बड़ा लाउड मैसेज है फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, कि इंडिया अब नहीं सहेगा। मैं एज मदर, चाहे एज सिटीज़न कह लो, हमें नहीं साइलेंटली ये सब डेथ सहनी किसी की भी, चाहे वो हमारी सिविलियन लोग हैं, चाहे हमारे फौजीज़ हैं। देखिए, फ़ौज के लिए सभी यही कहते हैं कि उन्होंने आर्मी ज्वाइन की है, ठीक है, आर्मी ज्वाइन की है, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। जब तक हो सके हमें उनकी भी तो सेफ्टी के लिए थोड़ा सा बीइंग मैं तो थोड़ी सी डिफरेंट हूँ, पर मुझे लगता है इस बार का जो मोदी जी का मैसेज है वो बहुत क्लियर है। और अब ये होगा, अगर वो करेंगे तो मोदी जी अब शांत नहीं रहेंगे। और ये फर्स्ट टाइम ये गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि अगर इस समय जैसे उन्होंने कहा है ना कि अब हम कोई चीज़ मतलब इसके किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे, और ये गवर्नमेंट अगर किसी डिसीजन पे पहुंचा गई तो हमारी फ्यूचर जनरेशन सिक्योर हो जाएंगे। मुझे ये लगता है। ये बहुत बड़ी लाइन थी ना, ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ द न्यू नॉर्मल। आप इसको कैसे देखते हैं, इस एक स्टेटमेंट को प्रधानमंत्री के? बिल्कुल ठीक बोला है मोदी जी ने। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, आई एम वेरी प्राउड दैट ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। हिज एड्रेस वाज सो प्रिसाइज, और मैसेज बिल्कुल क्लियर दिए उन्होंने पूरे देश को और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पाकिस्तान को, तो सबसे जरूरी है। सर, सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद आपने सोशल मीडिया देखा? हाँ। हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता करके एक पूरा वो चला था नैरेटिव। क्योंकि मैं 71 में भी था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज मोदी जी ने ऐसे किया है, उस टाइम पे डिसीजन मेकिंग वाज विद इंदिरा गांधी एंड शी टुक अ वेरी गुड प्रिसाइज डिसीजन, नॉट वन, मेनी डिसीजंस शी हैज टेकन व्हिच वर गुड। बट ये जो मीना जी बोल रही हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, आपने ठीक कहा, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थी। जैसे कि आज के दिन परिस्थितियां सारी जो है ना अनुकूल है हमारे लिए इन एवरी वे। तो मैं नहीं समझता कि क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटी को जाने देंगे, अभी 10 साल के बाद ही मिलेगी हमें ऐसा मौका। कुछ पता नहीं है। ठीक है, पता नहीं है, सच्ची बता रही हूँ आपको। ठीक है, शायद आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपका ज़्यादा है, मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। कुछ पता नहीं है। आपको लगता है फिर से होगा? नहीं, कुछ कह नहीं सकते। नहीं, अभी मोदी जी वो आपको फिर टेस्ट करेंगे, घोषणा कर दी है। मोदी जी की घोषणा को वो फिर टेस्ट करेंगे कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो अब उन्होंने कहा देखी जाएगी। अब ये न्यूक्लियर आप जो ब्लैकमेल करते रहते हो, वी विल कॉल योर ब्लफ, वेरी गुड, आने दो। तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया है कि अब बहुत ज़्यादा सहेंगे नहीं हम। बल्कि लगता है कि पाकिस्तान बौखला गया है कि ये
डोर स्टेप्स तक पहुंच गए थे, वेयर द सस्पेक्टेड न्यूक्स आर लाइंग, उसके बिल्कुल नज़दीक, उस केव के नज़दीक तक पहुंच गए थे। तो कितना ट्रूथ है, कितना न्यूक्स की सच्चाई कितनी है आप बताइए, क्योंकि कुछ ओपनली कोई इसको स्वीकार भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है सच्चाई इसकी जितनी हम बता सकते हैं? 1988 में इंडिया पाकिस्तान ने एक बायलैटरल ट्रीटी की थी जिसमें कहा था हम एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं करेंगे। उसकी एक रिक्वायरमेंट थी, हम एक दूसरे को लिस्ट देंगे, सूची देंगे कि भाई जो जो अटैक नहीं करना वो लिस्ट दे दो, और वो हर साल एग्रीमेंट फुलफिल हुआ है। इस साल भी जनवरी 2025 में लिस्टें एक्सचेंज हुई हैं कि यहाँ हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, हम इस पर स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो आपने देखा हो पिछले 4-5 दिन में हम हर स्टेटमेंट में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, एक जिम्मेदार मुल्क दिखना चाहते हैं, होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। इसीलिए आप इसे रिलेट कीजिए, जब एयर मार्शल भारती से पूछा गया क्या आपने किराना हिल पे अटैक किया, उन्होंने साफ तरीके से नकार दिया। ऑल्दो फुटेज अवेलेबल है, वीडियोज अवेलेबल है। उन्होंने कहा थैंक यू फॉर टेलिंग अस कि वहाँ पर है न्यूक्लियर, मतलब हमें नहीं पता था। उस सवाल में एक लांछन छिपा था कि आपने तो न्यूक्लियर स्ट्राइक पे अटैक किया, इसका मतलब हमने उस संधि का उल्लंघन किया, जो वो नहीं कहना चाहते थे। सो एक इंग्लिश की सॉन्ग है एक ही लाइन का, यू से इट बेस्ट व्हेन यू से नथिंग एट ऑल। सो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि वो बहुत बड़ा है। न्यूक्लियर इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर की इसकी वजह से ही सीज फायर अभी फैसला हुआ होगा, या डीजीएमओ वहाँ से फ़ोन आया है। वो भी एक फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ने बढ़ा चढ़ा के बोला होगा, एंड द वर्ल्ड इज़ वेरी एप्रीहेंसिव, बहुत घबराहट है इसके बारे में, तो हो सकता है। लेकिन जो भी है, हमें ये समझ लेना चाहिए बिल्कुल क्लियर कि जो दुनिया के देश हैं वो उसी को फॉलो करते हैं, उसी के सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं जो मजबूत है। और क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। तो माइट इज राइट, तो मैडम नया वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है। तो अब ये प्रूव सर्टन, हमने प्रूव कर दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? हम किस तरफ देख रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ नहीं, हमें चाइना की तरफ देखना है। हमें चाइना और पाकिस्तान और तुर्की और अज़रबैजान और 2-4 और मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ देखना है कि मिलकर हमें इसका थ्रेट आएगा। चैलेंजिंग स्थिति में है क्योंकि आपके नेबर्स भी आपके साथ नहीं खड़े हैं, अमेरिका भी क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा, ट्रंप कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, वो तो कहते हैं मैंने सीज फायर करा दिया। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना हर तरफ से। बोल रहे थे। हाँ, टाइट सिचुएशन है। एक तो बात है कि हमारी R&D जो है ना हमारे देश की, वो शुरू से ही कमज़ोर रही है, क्योंकि हम शांति प्रिय देश बन गए इंडिपेंडेंस के बाद, बिल्कुल शांति प्रिय, जबकि हमारा नेबर वो बिल्कुल लड़ाकू किस्म का देश था। और इंडिपेंडेंस के एकदम बाद उन्होंने 47-48 का लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन हमने अपनी वो शांति प्रियता रखी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू ने 50 में या 51 में कहा था कि हमें तो आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है, पुलिस से गुजारा कर लेंगे। तो आप देख लीजिए क्या मानसिकता होगी। 10 साल कांग्रेस रूल जो थी, जिसमें एंथनी डिफेंस मिनिस्टर थे, एक भी कदम नहीं उठाया डिफेंस को मजबूत करने के लिए। तो ये बड़े बड़े गैप है ना, उनको अभी पूरा करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 10 साल तक चीन तो बैठा नहीं। चीन को रशिया से पूरा आया, चीन को डिज़ाइंस रशिया से आ गए, उनको R&D की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उतने में उन्होंने एयरक्राफ्ट इंजन बना लिए, ये बना लिया, वो बना लिया। तो इसीलिए हमको अभी R&D पे बहुत जोर लगाना है। मेरा तो आपके माध्यम से है कि भाई डिफेंस का बजट बढ़ाइए और प्रोक्योरमेंट की पॉलिसीज़ को और लिबरलाइज कीजिए, ताकि हथियार आए और आप उनके साथ मुकाबला कर सकें।
ये जो अभी हुआ है 3-4 दिन में अजय जी, एक पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यू आर मिसिंग द एक्शन कि कि क्यों रिटायरमेंट ले लिया, आज होना चाहिए था मुझे एक्शन में। बिल्कुल एक 5-5 10-10 मिनट की नींद आती है, बार बार सोशल मीडिया पे टीवी पे आप खगाल रहे होते हो, अब क्या हुआ अब क्या हुआ। हाँ, आप तो घर में भी जूते पूरे कोट वोट पहन के घूम रहे हैं कि काश कोई फ़ोन आ जाए और मुझे बुला ले। वो हर वेटरन की फीलिंग है। लेकिन ये आप तो भी बहुत यंग हैं। हाँ जी, हमारे जैसे बूढ़े होंगे अंदर भी ये फीलिंग है, बुलाया जाएगा तो राइफल उठा के चले जाएंगे। लेकिन एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मैं जिस भी फौजी से बात करूँ, रिटायर्ड जो भी हैं, वो उनको लगता है कि हम या जो फौजी हैं दे आर रेडी टू फाइट आज भी, और बाकी जो लोग हैं ना उस तरह की बातें करते हैं, तुम लोग बहुत वॉर कह रहे हो ना, कोई घर में फौजी होता तब पता चलता, या खुद कोई होते तो वॉर नहीं चाहते। तो ये कितना वो है, फौजी तो कहता है लड़ो युद्ध करो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। विजयंत के 22 साल की उम्र में वो, ये भी अनुज 23 साल का था, तो छोटे उम्र में थे 22 वर्ष की, और उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे आखिरी एक्शन था उनका, उसको देखते हुए और उसके बारे में चर्चा होते हुए देश में जो बातें हुई, उसको देखते हुए मुझे सीनियर ऑफिसर्स ने मैसेज भेजी है कि वी आर जेलस ऑफ हिम, हमें कि ऐसा मौका हमें नहीं मिला लड़ाई में। अब बताइए, ये है जो जज्बा जो हमको जीत दिलवाएगा। बाकी फौजी और सीईओज भी हमेशा कहते हैं, अनुज के भी कहते हैं आप बहुत लक्की हो। मैं कई बार ये कहती हूँ, देखिए हर बच्चे को पैदा करने के लिए एक माँ चाहिए, वो मैं किस्मत कह लो या बदकिस्मती कह लो, जो भी था, तो जो किया वो बच्चों ने किया। आपके केस में फिर भी आप फौजी हैं, शायद आपकी डिफरेंट होगी। मैंने क्या किया जी, मैं भी रिटायर्ड था। और अनुज के नैयर साहब भी, वो ही हिमसेल्फ वाज वेरी ब्रेव, वो उन्होंने भी आपको पता ही है कि जितना वो करते थे, तो अनुज वहाँ से सारी ब्रेवरी पिकअप कर गया। तो मैं यही सोचती थी यार, मैंने क्या सिखाया है, मैंने तो उसको ऑनेस्टी सिखाई थी, वो ऑनेस्टी में अपना जितना अपना धर्म था वो करके चला गया, उसने वो पीछे नहीं हटा। उसके दिल में भी तो आता होगा कि मेरी माँ है, मेरी फैंसी है, फादर है, भाई है, बहुत चीज़ें आती होंगी, पर उसने पीछे, वो कभी जाता भी था ना सर, अगर हम उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते थे तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती थी, तो मुझे कहता था आपने चश्मा चढ़ा लिया। एंड वो जब सिक्योरिटी चेक से जाएगा वो ऐसे करके पीछे नहीं देखेगा, और हम उसके पीछे पीछे देखते रहते थे। तो एक वो एटीट्यूड था उसका, शायद यही डेस्टिनी थी, कुछ समझ नहीं। ये कारगिल का जो बैटल वॉर जीता है ना हमने, इसी बच्चों की नहीं, इसी जज्बे के साथ जीता है। पर सर एक चीज़ आप बताओ, मेरा क्वेश्चन फिर वहीं ठहर जाता है आके, जब हमने कारगिल किया, ठीक है, 527 वेल क्वालिफाइड हमारे बच्चे गए, और उनके जितने भी जो थे इंट्रूडर्स थे वो गए, उसमें से फिर सेफ पैसेज क्यों दिया जो बचे थे 8-9 से? वही बात आ गई ना, आप लोग फौजी लोग क्यों हर बार सेफ पैसेज देते हैं, क्यों देते हैं? डिसिप्लिन फोर्स है, जो आदेश होगा उसका पालन होगा। सर आदेश देने वाले भी तो नहीं, आपके सीनियर होते हैं ना, वो आप या पॉलिटिशियन, वो आपकी जवाबदेही, वो आप पूछ सकते हैं, आप नागरिक हैं, मैं बहुत बात, वो आपके सर्वेंट हैं ना, मैं बहुत बात पूछती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द रिपब्लिक। नागरिक को अधिकार है सवाल पूछने का, सेना को नहीं है मैम, सेना को सिर्फ आदेश मानने का। मैं बहुत बात पूछती हूँ, क्यों IC 814 के लिए हमने टेररिस्ट छोड़े, उनकी वजह से हमारे इतने, देखिए कितने हमारे पास्ट मिस्टेक्स की बात तो लगातार होती है। मैं नहीं पास्ट भूल पाती, मेरे जीवन तक मैं पास्ट को कैसे भूल सकती हूँ? नहीं मैम, वो चीज़ है ना, मीना जी, क्यों छोड़े, क्यों उसमें 71 वॉर में छोड़े? अभी देखिए 71 वॉर की बात की इन्होंने, मैं वही, आप थे उसमें, मैं था, और मैं दुख था, किस बात का दुख था कि 93,000 कैदी हमने वापस कर दिए, बिल्कुल, लेकिन अपने 560 कैदी वापस नहीं लिए, अभी तक भी नहीं आए, नहीं लिए। पाकिस्तानी वॉर क्रिमिनल्स जो थे, डिक्लेयर्ड वॉर क्रिमिनल्स 280 या 290 थे, उनको हमने वापस भेज दिया पाकिस्तान। बांग्लादेश को अगर उनको दे देते तो उनकी ट्रायल्स होती वॉर क्राइम्स के लिए। तो ऐसा क्यों होता है सर, हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्यों किया ये? मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाद में देखिए इतनी ज़मीन हमने उनकी वापस कर दी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि करतारपुर का जो गुरुद्वारा है उतना लैंड तो ले लो बदले में, कम से कम एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दी
आप अब जो बोल रहे हैं कि डिस्प्यूटेड लाइन है, वो बाउंड्री बनाने की जगह, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने की जगह LAC से LOC कर दिया। भुट्टो ने कहा देख लेंगे जब टाइम आएगा, और वही हो गया। अभी LOC का कोई मतलब नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। तो क्या तब भी फौज निराश हुई थी जब ये सब हो रहा था 71 में? नहीं, उस वक्त हमारा तो खुशी बहुत ज़्यादा थी। तो बट ये जो पॉलिटिकल डिसीजंस हो रहे थे, निराशा तो अब जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, तब ये नहीं, बट जब फौजी जज्बे की बात हो रही है मीना जी, मैं चाहती हूँ आप वो ज़रूर बताएं कि जब अनुज ने आखिरी बार कॉल किया था तो प्रोफेसर नैयर ने उससे जो 2 बातें कही थी वो क्या थी? एक बार तो उसने फ़ोन किया तो मैंने उठाया था, तो मैंने कहा अनुज मैं रोज़ पेपर में देखती हूँ कारगिल कुछ आ रहा है, मैं वहाँ पर नहीं हूँ। क्योंकि उस समय वो PCO बूथ से जाके कॉल करते थे बच्चे, और कहते मैं वहाँ पर नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक। उसके बाद इसके मेजर रितेश थे, उनका फ़ोन आया कि आंटी मैं जा रहा हूँ, आपको अनुज के लिए कुछ भेजना है। मैंने कहा हाँ। वो कह रहा शर्ट्स भेजो और हुतू एंड बॉम्बे बॉयज़ के कैसेट्स भेज दो। वो कहता आंटी वो तो वॉर में है। तब हमें पता चला वॉर है। हमें वॉर में अनुज का पता ही नहीं था कि वो वहाँ पर है। और उसके बाद उसने फिर एक फ़ोन अपने पापा को किया, और उसमें उसने पापा से पूछा कि पापा अब आपको पता तो चल गया कि वॉर इज़ ऑन, आपकी क्या राय है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा बेटा एक तो सौरभ कालिया का सर केस हो चुका था, कहते पीठ नहीं दिखाना, विन एंड कम बैक, और मिसिंग नहीं होना सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि सौरभ कालिया को मैं आज भी उसको हीरो मानती हूँ। हमारे बच्चों से ज़्यादा उसका सेक्रीफाइस है। उस बच्चे ने एक अंग कटवा दिया, बताइए। बिल्कुल, मैं हमेशा उसके लिए, मेरे को लगता है कि अनुज को सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए, RPG यहाँ हिट किया, उसको कोई गोली नहीं लगी थी, कुछ नहीं। 3 बंकर ले चुका था, 4थे बंकर के लिए बाहर निकला तो RPG ने यहाँ हिट किया, इंस्टेंट डेथ हो गई थी अनुज की। एंड इसी चीज़ को लेके शायद मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजार दिए हैं कि मेरा बेटा जाने के समय भी ज़िंदा था, और मुझे लगता है आज भी वो अपनी तरफ से ज़िंदा ही है। उसको पता ही नहीं चला, इंस्टेंट वो गिरा और ख़त्म हो गया। उस बच्चे ने, सौरभ कालिया का, कितना ज़्यादा उसका जितना स्ट्रगल है, उसके पेरेंट्स, वो कहते हैं उसकी मदर पता नहीं 2-3 महीने तक उनको होश नहीं थे। बीइंग ए मदर मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ। मैंने अनुज की बॉडी किसी को नहीं देखने दी थी सर। मुझे लगता था वो जैसे गया, लास्ट मैंने उसको 28 अप्रैल को भेजा था, मेरे पास वही है, स्माइलिंग, हग करके सबको मिल के गया। उस बॉडी में पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मैं शायद ना देख पाऊँगी। मेरे लिए वो यही है, मैं उसी चीज़ को लेके आज तक भी रह रही हूँ। और नैयर साहब की जो एडवाइस थी वो उसने पूरी करी, मिसिंग नहीं हुआ। बाकी जो लगना था वो तो लगेगा ही। ये ऑल्सो सेड पीठ दिखाकर मत आना, मैं शहीद का पिता कहलाना चाहूँगा, भगोड़े का नहीं। और कॉस्ट ऑफ वॉर में ब्लड एंड ट्रेजर यही है ना। देखिए जब से फ़ोन आया वहाँ से, अनिल शर्मा का, ब्रिगेडियर अनिल थे, वो कहते थे मैं चाहता था कि जब मैं फ़ोन करूं तो उसकी मदर ना उठाए, तो मैंने नहीं उठाया, लैंड नंबर था, नैयर साहब ने उठाया। सर जैसे ही उन्होंने वहाँ पर कहा ना अनुज, इन्होंने शायद ये कहा डिड ही डाई फाइटिंग और समथिंग, कुछ ही उन्होंने बोला। उसके बाद ही गॉट ब्लैंक। वो उसके बाद 12-14 साल तक ज़िंदा रहे हैं, 14 में उनकी डेथ हुई है। उनको वो जो 2 सेकंड या 2 मिनट का टाइम था वो कभी भी रिकलेक्ट नहीं कर पाए कि उधर से क्या फ़ोन आया था और क्या सुना था उन्होंने। तो दैट वाज ए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। इसीलिए फिर मैं बार बार पूछती हूँ ना कि फिर सभी को ही मार देते ना, जितने भी इंट्रूडर्स थे, फिर क्यों छोड़े? बस वही मेरे क्वेश्चन फिर वही आ जाते हैं। वॉर का एक जो वो है कि हम कहते तो हैं लड़ लो जाके और ही कर लो, बट उसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है। आप लोगों को, आपके मीडियम के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि कीमत तो चुकानी पड़ेगी आपके लिए। यू कैन नॉट आउटसोर्स दिस। ये किसी को ठेके पे नहीं दे सकते अपने देश की सुरक्षा। अमेरिका को ठेके पे नहीं दे सकते, रशिया को नहीं दे सकते। हमारे ही नौजवानों ने इसका बेड़ा उठाना है, और इसका कॉस्ट जो है इनकैलकुलेबल कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर आप देने के लिए तैयार नहीं है तो पाकिस्तान आके वो जगह पकड़ लेगा, चाइना आके वो जगह पकड़ लेगा। यू हैव टू। हमारे देश के नौजवान जो अब हैं उन्होंने अगली आने वाली प्रॉब्लम्स को डील करना है, आपको करना पड़ेगा। देयर आर नो 2 ऑप्शंस अबाउट इट। मिलिटरीली अगर बात करें, करगिल की हम बात कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों में
भारत की स्थिति कितनी बेहतर हुई है और आज हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं? और अभी तो इस जो इतना ऑपरेशन हुआ है उसमें तो एयरफोर्स की भूमिका पूरी रही है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखिए हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो फंक्शन है कि हम कितना अपना बजट उस पर स्पेंड करते हैं। जोश की कोई कमी नहीं है। फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, उसका कॉस्ट है। कॉस्ट ब्लड और ट्रेजर दोनों से देना पड़ता है। खून बहाने के लिए माओ ने कभी हाथ पीछे नहीं खींचा। अभी गवर्नमेंट जितना स्पेंड करेगी आर्म फोर्सेस उतना ही स्ट्रेंथन होंगे। तो आप इंडिपेंडेंस से लेके आज तक का जो हमारा सफ़र देखेंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे इकोनॉमिकली मजबूत हो रहे हैं, मिलिट्रीली मजबूत हो रहे हैं। आज की स्थिति में हम काफ़ी मजबूत जगह पे हैं। उसका एक श्रेय करंट गवर्नमेंट को भी जाता है जिन्होंने काफ़ी बिग टिकट परचेजेस किए हैं। थोड़ा समझाइए हमको। हाँ। S-400 आकाश, थोड़ा इनके बारे में बताइए। ब्रह्मोस का इतना नाम उठ रहा है, हालांकि एयर मार्शल ने नाम कुछ एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बट टेल अस अबाउट ऑल दीज। कोई भी नया हथियार हम लेते हैं उसका एक पर्पज़ होता है कि वो अपने मिशन को एग्जीक्यूट कर दे, जो उससे काम दिया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसका काउंटर दूसरे साइड के पास है उससे बेहतर हो। तो पहले जब हवाई लड़ाई होती थी तो हवाई जहाज़ एक दूसरे को गन से फायर करते थे, फिर वो मिज़ाइलें आई तो दूर से फायर करने लगे। आज की समय में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिज़ाइल हैं, वो 200 किलोमीटर से एक दूसरे को प्रवार कर रहे हैं। आप में कितनी भी स्किल क्यों ना हो, कितना भी हौसला क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी स्टिक छोटी पड़ गई तो दूसरे वाला आपके ऊपर वार कर देगा। तो इसलिए बहुत अहम है ये कि आपके जो हथियार हों वो बिल्कुल मॉडर्न हों, अप टू डेट हों और एडवर्सरी से बेहतर हों। इसका कोई तोड़ नहीं है। देयर इज नो डाउट अबाउट व्हाट ही इज सर कि लड़ाई जो लड़ी जाती है ना वो हथियारों के साथ लड़ी जाती है, हथियारों के साथ लड़ी जाती है। लेकिन जो लड़ाई में जीत होती है वो इंसानों के वजह से होती है। उनके आपका दिल कमज़ोर है, आप नहीं लड़ना मांगते तो जीत नहीं हो सकती। आपको लड़ना भी पड़ेगा और जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा। बट अजय जी, जो जैसे आकाश की बात हो रही है कि एयर डिफेंस हमारा सिस्टम और इंडिजिनस है, थोड़ा अगर आप समझा पाएँ इनके बारे में, S-400 के बारे में। तो एयर डिफेंस हमेशा एक जैसे प्याज होता है ना, उसके लेयर होते हैं, वो प्याज की तरह लेयर्स फोर होते हैं। लेयर्स हाँ, कहा था अलग अलग। जैसे कि ये आपका माइक्रोफोन ही देखिए, अगर ये एक टारगेट है जिसको हमें डिफेंड करना है तो बहुत आउटर रिंग पे उसके S-400 टाइप ऑफ मिसाइल होगा जिसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर दी है। तो थ्रेट आएगा तो उसको दूर से ही एंगेज कर देगा। लेकिन थ्रेट उससे बच गया तो फिर बराक 8 करके मिसाइल है जिसको MR SAM बोलते हैं, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद आकाश है जो 25 से 125 किलोमीटर तक के टारगेट एंगेज कर दी। उससे भी बच गया तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, जैसे ईगला हो गई, शोल्डर फायर्ड है, मैन पैड्स भी बोलते हैं। उससे भी बच गया तो फिर गन्स हैं, L-70 है, 23 mm है, ज़ूशिल्का है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लेयर हैं। तो कोई भी जो वेपन हमारे टारगेट की तरफ आएगा उसको इन सारे लेयर्स के थ्रू निकलना पड़ेगा, और अगर कोई भी लेयर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए एयर डिफेंस लेयर्स में बनाई जाती है। वेरी वेरी नाइस। वेल एक्सप्लेन। हाँ, वेट अ मिनट बिफोर यू से दैट। जब मैं सर्विस में था ना, यंग मेजर looking for war, at that time Shilka had come. What is that other one? System that had come. Pichora system had come. Shilka had come, and they are in service now for how many years? It's almost 50 years, 50-60 years. So technology is changing every day. आप देख लीजिए, अपने मोबाइल देख लीजिए, दूसरी चीज आज की लड़ाई देख लो। इनकी लड़ाई जो थी, इट इज सो हमारे तो समझ के बाहर है। हमें नहीं, इसीलिए हमने उनको बुलाया ना समझाने के लिए। हमको समझ जो ये बाहर है। दोनों का अगर कंपेयर करें, पाकिस्तान अभी ये जो 4 दिन में 3 दिन में जो हुआ है, तो आप कैसे देखते हैं दोनों के अपनी कैपेबिलिटीज़ को? देखिए, अगर फाइटर टू फाइटर कंपैरिजन किया जाए तो 19-20 का ही फ़र्क है। दोनों पार्टीज़ ऑलमोस्ट बराबर हैं। अच्छा। लेकिन एयर डिफेंस की बात की जाए तो हम बहुत बेहतर हैं उनसे। अच्छा। और अगर स्ट्राइक की जो पंच कहते हैं, जो बॉम्ब या मिसाइल जाके टारगेट पे हिट करते हैं, उनमें हम उनसे काफ़ी बेहतर हैं। इसलिए जो आप देखेंगे सैटेलाइट इमेज अब शेयर हो रही हैं, ऑलमोस्ट रनवे इंटरसेक्शन के सेंटर पे 2-2 मीटर की एक्यूरेसी से वेपन्स ने इम्पैक्ट किए हैं। तो एक कोटेशन है इंग्लिश का कि लाए है स्पीड
बट ट्रूथ हैज़ एंड्योरेंस। तो पिछले कुछ 4-5 दिन में उनके प्रोपेगेंडा से हमारे लोग भी थोड़े से अफेक्टेड हो गए थे कि यार ये तो इतना बढ़िया कर रहे हैं, हमारी फौज क्या कर रही है। वो लाए था, वो स्पीड में जल्दी जल्दी चला गया, बट अब जैसे जैसे एविडेंस बाहर आ रहा है, सैटेलाइट इमेजेस बाहर आ रहे हैं, तो क्लियर आ रहा है उनके देश में कोई एक जगह नहीं है, कोई एक ऐसा वो 1 किलोमीटर बाय किलोमीटर एरिया अपने मैप में मार्क नहीं कर सकते कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स बॉम्ब डिलीवर नहीं कर सकती। देयर इज़ नो सेफ सेंचुरी। अभी इन 3 दिन के बाद मतलब इस वजह से ये हमने सिर्फ प्रूव किया है ना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया है। जहाँ उनकी एयर डिफेंस कंट्रोल सेंटर है, जहाँ उनके चीफ बैठते हैं, पूरी एयर बैटल कंट्रोल करते हैं, उससे 1.5 किलोमीटर दूर नूर खान बेस पे हमने एक रडार को टेक आउट किया है, और रडार के पास उनका एयरमैन का मैस है, उसका शीशा भी नहीं टूटा है। इतने प्रिसाइज टारगेट हम कर सकते हैं। सो उस मामले में हम उनसे बड़े बेहतर हैं। और एक कहते हैं मैगजीन डेप्थ, कि भाई एक बार कर लिया कितनी बार कर पाओगे, वो हमारी मैगजीन डेप्थ भी बहुत है। ऐसा हम दिन में 10 बार करेंगे और 100 दिन करेंगे। अगर डॉग्स ऑफ वॉर आर अनलीस्ड तो उनके पास जवाब नहीं होगा। आपको लगता है कि अगर ये और लंबा खींचता तब भी देखा? मतलब जीत हमारी ही होनी है, और या क्या? अगर दोबारा होता है तो भी जीत हमारी होनी है? नहीं, जीत तो हो ही गई, जीत तो हो ही गई, नो डाउट। लेकिन जो कैसे बताऊं मैं कि भाई आप एक प्रॉब्लम को आधा या बीच में छोड़ दिया बस। वो जो आप कह रहे थे इन्फेक्शन। हाँ, मेरा थोड़ा सा मत इसमें अलग है, अलग इन द सेंस सर कि ऑब्वियसली मैं भी चाहता हूँ ना कि इसको नेस्तनाबूद कर दो, इस प्रॉब्लम को ख़त्म ही कर दो। लेकिन आप समझिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम टेररिस्ट नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तानी आर्मी है। हाँ, जब तक हम उनकी आर्मी के घुटने नहीं टिकवाएंगे, वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही बोला। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उनको, वो एक सांस लेंगे 10-15 दिन का, वो दोबारा से टेररिस्ट भेजेंगे यहाँ कि हेड ऑफ द स्नेक इज पाकिस्तानी आर्मी। और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो पावर एसिमेट्री हमें बिल्ड करनी है, वो अभी हम नहीं कर पाए। उसको करने के लिए सरकार को 2 या 3 साल लगातार 3 to 4% ऑफ GDP बजट में डालना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। दूसरा, समय भी देखिए मई जून में हमारी जो स्ट्रेंथ है आर्मर की, वो आप डेजर्ट सेक्टर में ठीक से डिप्लॉय नहीं कर पाते। बहुत हीट है, आपको फ्यूल से ज़्यादा पानी की ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। हमारे लिए बेस्ट मंथ्स हमेशा अक्टूबर टू Jan-Feb रहते हैं। सितंबर हमारी जो स्ट्रेंथ है उनकी वीकनेसेस के अगेंस्ट हम लगा सकते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पासेस सारे स्नोड आउट हो जाएंगे, 8-8, 10-10 फुट की स्नो होगी। चाइना का मूवमेंट भी होगा तो बहुत धीरे से होगा। सो चाइना गेट्स टेकन केयर ऑफ बाय विंटर्स एंड वी कैन डिप्लॉय आवर स्ट्रेंथ। तो अगर लड़ना पड़ जाए तो आज भी ख़त्म कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से हमें थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए टू स्ट्राइक एट द हेड ऑफ द तैयारी इन टर्म्स ऑफ आपको लगता है कि और इक्विपमेंट्स होने चाहिए हमारे पास, क्या होना चाहिए? अच्छा, ये जो एक मैं आऊँगी वैसे नैरेटिव वॉर पे कि पहले दिन ही कि हमने तो पता नहीं कितने राफेल गिरा दिए और क्या कर दिया उन लोगों ने, जो इतना हल्ला कर प्रोपेगेंडा वॉर अमेजिंग। Our people do not understand that propaganda can जो प्रोपेगेंडा होता है ना, वो बहुत आपको डिविडेंड्स दे सकता है। पूरे देश का मोरल वो तो शुरू में ही कर दिया था उन्होंने एकदम से। तो did they win the propaganda war? हाँ, propaganda and anti-propaganda, it's a ongoing, but they are now little ahead of that. They did it and they made you believe कि ये सब हो गया है, कुछ नहीं हुआ था। और ये जो उनके किसी चीफ ने बोला, मेरे ख्याल से एयर चीफ ने बोला, एक्स एयर चीफ ने जी, नहीं उसका एक तो उनसे पूछा गया कि कैसे, तो उन्होंने कहा इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया कि हमने इतने डिफेंस मिनिस्टर उनके, देर उनकी पब्लिक गलेबल है ना, क्या उनको गलेबल को क्या बोलेंगे हिंदी में, विश्वास कर लेते हैं। हाँ, वो विश्वास कर लेते हैं उसका। अच्छा, उनकी तरफ से एविडेंस के नाम पर कुछ नहीं है कि उन्होंने क्या किया, उसकी कोई एविडेंस नहीं है उनके पास। क्या हमने और हमने एक एक चीज का एविडेंस दिया है। मैम, हम तो सैटेलाइट इमेज दे रहे हैं और अपनी सैटेलाइट्स की नहीं दे रहे हैं। हम तो मैक्सर जो एक US बेस्ड कंपनी है कि आप भी पैसे देके खरीद सकते हो। बहुत हमारा ट्रुथ तो धूप में टाउन स्क्वायर पे बैठा है आराम से, उनका झूठ किले के अंदर तहखाने में छुप के बैठा है। सच को क्या छुपने की जरूरत है? जैसा आपने बोला प्रोपेगेंडा वॉर, यस, हम सबको अफेक्ट हुआ था, मुझे भी हुआ था। थोड़ा दुख होने लगा था पहले दूसरे दिन कि ये क्या हो रहा है, बट जैसे थोड़ी देर पहले कहा था ना, लाई हैज स्पीड,
एंड ट्रूथ हैज एंड्योरेंस। हाँ, तो धीरे धीरे हमारा ट्रूथ एमर्ज हो रहा है कि हमने उनको बहुत प्रिसाइज जगह पे हिट किया है, और सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई ये काम हम दिन में 10 बार कर सकते हैं और 100 दिन कर सकते हैं, आप कहाँ बचोगे हमसे। देखो प्रिसाइजली यू नो ये टेररिस्ट हब्स को अटैक किया था ना हम लोगों ने। हाँ, तो तो हमारे यहाँ से तो लगातार ही पहले message दिन ही है। दिखा पाए जी यहाँ हिट किया वहाँ हिट बाद में किया। मिलिट्री वो टारगेट्स को भी तो किया हिट। वो तो ड्रोन इतने आ गए उतने आ गए जो पाकिस्तान मतलब के, वो सब चीजें आने मैं कहता हूँ कि क्यों लिमिट किया जाए, आप लिमिट करिए, बट वाई पब्लिसाइज, उसको क्यों आप इतनी पब्लिसिटी देते हो कि भाई तूने हमको एक मुक्का मारा तो हम तेरे को एक मुक्का मारे। सर इसलिए- देखो, हम शांति के देश थे, हाँ। हम शक्ति की तरफ कभी नहीं गए। अब धीरे धीरे शांति और जी, शांति जी। और शक्ति के बीच जी, में जी, आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हम न्याय को सुपर इम्पोज करके रख रहे हैं कि जब हम शक्ति भी करें तो न्यायपूर्ण तरीके से करें। हम कितने डीएस्केलेटरी अपने माइंड में भी हैं कि भाई सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया है, पाकिस्तानी आर्मी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र को जब संबोधित किया उसमें भी कहा कि भाई हमने तो आपको तो टारगेट किया ही नहीं। तो हमारे जब हम शक्ति भी यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं न्याय की छलनी से कितना छनेगा ये। हम न्यायपूर्ण रहना चाहते हैं, हम अमेरिका की तरह नहीं है यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ये क्या बात हुई कि आप हमारे साथ नहीं हो तो आप हमारे दुश्मन हो। वो प्योरली शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, हम तो अपनी शक्ति में भी न्याय लेकर के चल रहे हैं। तो इसलिए हम मुझे तो विक्रम मिश्री जी की वो बात इतनी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है, वीडियोस चला रहा है कि इंडियन सिटीजंस क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। ही सेड इट्स अ साइन ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी, जो पाकिस्तान नहीं समझ सकता। कितने अच्छे से गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाना कि हमारे सिटीजंस भी अगर हमारी बुराई कर रहे हैं इट इज़ फेयर, हम उस चीज़ को भी वो नहीं कर रहे हैं। बट आदमपुर एयरबेस जाना पीएम का, वो आप कैसे देख रहे हैं? पिछले कुछ दिन का प्रोपेगेंडा ऐसा हो गया था कि आदमपुर बेस तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वहाँ कुछ नहीं बचा है, रनवे पे गड्ढे हो गए हैं, इनके सारे वेपन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो आप कितने भी स्टेटमेंट दे लो, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, जो मोदी जी ने उसी रनवे पे लैंड किया, टारमेक पे खुले में सबके सामने ट्रुप्स को एड्रेस किया, बैकग्राउंड में MiG-29 फाइटर्स लगे हुए हैं, S-400 मिसाइल खड़ा हुआ है। इट इज़ मोर लाइक कि उनको चैलेंज कर रहे हैं, भाई एक राउंड और ट्राई कर लो अगर लग रहा है कि मज़ा नहीं आया तो। नहीं ठीक है, दैट इज वेरी गुड। आई थिंक ये तो ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से तीनों जगह से मैं कहूँगी डिसीजन मेकिंग, उसके ऊपर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को सबसे पहले के शुरू के कुछ प्रेसर्स में लाना, जिस तरह से ब्रीफ किया जा रहा है, जिस तरह से पूरा हैंडल किया जा रहा है, आप ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से रेट करेंगे पूरा? या अभी तो कहा जा रहा है कि इट्स क्या है, वो भी आज भी कोई कह रहा था जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो ना बेसिकली हम लोग वही देखते हैं, पहलगाम के अटैक के लिए किया, ठीक है। उसके साथ शेलिंग्स हुई पुंछ वगैरह में, तो वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि उनके लिए तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमारे लिए क्या, हमारे फादर की भी जहाँ डेथ हुई है, हमारा भी घर डैमेज हुआ पड़ा है। तो यू नो ओवरऑल शेलिंग में भी तो बहुत लोग गए ना, तो नेचुरली गवर्नमेंट और आर्मी कुछ ना कुछ तो उनके लिए भी करेगी, मेरे हिसाब से तो करेगी जितना मैं जानती हूँ। पर उस चीज़ को उनको लग रहा है कि प्रिसाइजली इसको पहलगाम अटैक को कर दिया, तो जिन और भी जो डेथ्स हुई हैं उनको भी नेचुरली बॉर्डर नागरिक का तो हक है। कॉस्ट ऑफ वॉर किसने दिया? ट्रेजर टैक्सेस नागरिक ने दिए, ब्लड बच्चे किसने भेजे? नागरिक ने भेजे। तो नागरिक का तो पूरा हक बनता है सवाल पूछने का, और स्पेशली जो बॉर्डर पे रह रहे हैं तो उनका तो सचमुच बड़ी गिरे हुए देखो घर भी दिखा रहे थे पुंछ में, और नेचुरली कह रही है मेरे अभी भी फादर दो की तीन बॉडी जगह पड़ी जहाँ हुई ड्रोन्स है, गिरे, जैसे किसी गाड़ी में बच्चे आग मरे हैं लगी, वहाँ फैमिली पर, में स्कूल हुआ में बच्चे तो मरे हैं दोनों, तो वो चीज़ें दो तो जगह हुई हैं जहाँ ना, पर कि ड्रोन- उनका भी कुछ ना कुछ मेरे तो बेटे की पलटन इसी एरिया में थी, तो मैं गया था, रियासी वगैरह जो है ना, बिल्कुल बॉर्डर के साथ दोनों तरफ विलेजेस और स्मॉल टाउन्स आर एग्जिस्टिंग। तो इसलिए अगर कोई भी इस तरह का बिना सोचे काम किया, रोज उधर लोग एक आधा गोली लग गई या शेल का स्प्लिंटर लग गया या माइंस भी हैं, तो वो मतलब बहुत नुकसान होता है। तो ये जो स्लो ब्लीड कह रहे हैं ना, डेली एक छोटा कट, डेली जो 1000 कट से हमें परेशान करने की कोशिश की है, तो सिंदूर से तो नहीं होगा। सिंदूर तो सिर्फ एक मैसेज है मैम। देखिए 3 चीज़ें चेंज हुई हैं सिंदूर से। पहला तो मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि आप अटैक करके वापस भाग जाते हो, पहले आपने कोई कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस बियर नहीं की। 26/11 में
मतलब बच्चे, लेडीज़ होटल में घुस घुस के गोली मारी और हम हैं। डॉजियरी करते भेजते हाँ। रह गए। तो पहली बात तो वो चेंज हो गई कि कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंस होगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, फिंगर नेल्स बढ़ते रहेंगे पर हम काटते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ने बंद हो जाएंगे, बट हम काटना शुरू कर दिया है। एक ये चीज़ चेंज हो गई है। दूसरा, पहले हम हमेशा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समाज, ग्लोबल पंचायत में कौन हमारा साथ देगा, इसका हमने बिल्कुल परवाह नहीं की। हमने यूनाइटेड नेशंस में तो पूछा ही नहीं, ना ही किसी से पूछा। एक ये चीज़ कि अब हम डिसाइसिवली एक्ट करेंगे और अपने आप करेंगे। आप साथ दो तो बहुत अच्छा, ना दो तो भी कोई बात नहीं। ये चेंज हुआ है। आपने कहा ना, जब शुरू कहा था किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन उसने हमें रोका ही नहीं। एंड तीसरा एक चेंज हुआ, आप अगर पाकिस्तान को स्टडी करें तो जो जनरल आसिम मुनीर उनके जो चीफ हैं, वो पूरी स्ट्रगल को रिलीजियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के अपने ट्रुप्स को मोटिवेट कर रहे हैं। उन्होंने ये फाइट बनाई, रिलीजन ऑफ इस्लाम वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, हर एक प्रेसिडेंट ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने के लिए धर्म का इस्तेमाल उन्होंने, धर्म का इस्तेमाल। अब तो साफ साफ कह रहे हैं इस्लाम बेसिस है हमारे। और एक डिफरेंस है मैम, सॉरी सर, हाँ, वो उन्होंने इंटरनली किया। इसने कोशिश की, इसने इंडिया के मुस्लिम्स को भी ये मैसेजिंग दी कि दिस इज जिहाद विच इज ए होली वॉर, एंड हर मुस्लिम का कर्तव्य है, फर्ज बनता है कि आप होली वॉर में हमारे साथ पार्टिसिपेट करो। दूसरा, उसने ग्लोबल उम्मा जो है, द मुस्लिम ब्रदरहुड एज सच, द इस्लामिक नेशंस, उनको कहा कि आप भी मेरे साथ लड़ो, मैं तो अल्लाह की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वहाँ पे वो फेल हो गया। आप देखो, हमारा साथ नहीं दिया तो किसी भी मेजर मुस्लिम कंट्रीज ने अदर देन टर्की खुल के उनका साथ नहीं दिया। दूसरा, यहाँ के तो देवबंद ने फतवा जारी कर दिया कि पाकिस्तान गलत लड़ाई लड़ रहा है, तो वहाँ उसका ये तीसरा एक चेंज है, जो सिंदूर से जो मैसेज गया है, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। बेसिकली आप एक स्टेज सेट कर रहे हो, सारे एवरीथिंग इज अलाइन, नाउ वी शुड गो एंड फिनिश दिस ऑफ। यू सी, योर डेफिनेशन ऑफ फिनिश दिस ऑफ, क्यों लोग कहते हैं अब तो बस पीओ के ले लो। और थोड़ा सा अगर आप वो जो 1.5 घंटा उस रात का, जो आप अगर एज एन एक्स एयरफोर्स ऑफिसर थोड़ा समझाएं कि क्या हुआ है उस दिन, उस रात। आई थिंक 1.5 घंटा। देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम, 1.5 घंटे से बहुत कम समय। हाँ, 48 मिनट्स में तो सारी कहानी ख़त्म हो गई थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में वो आए, सैलानियों को लाइन लगाई, धर्म के नाम पे सेपरेट किया और गोली मारी। ये क्लियरली उन्होंने एक मैसेज दिया कि हमारी फाइट रिलीजन के ग्राउंड पे है। उसका जवाब देना बनता था, मोदी जी ने डिक्लेयर किया, तो उसकी पहले तैयारी हुई, टारगेट सिलेक्शन हुआ। आई एम श्योर हायर लेवल्स ऑफ लीडरशिप में डिस्कस भी हुआ होगा कि भाई मिलिट्री को हिट करें नहीं करें। तो ये शायद फैसला लिया गया, नहीं हम डी-एस्केलेटरी हैं, हम सिर्फ टेररिस्ट को ही अटैक करेंगे। तो 7th को 6th और 7th की इंटरवीनिंग नाइट पे हमने अपने जो स्ट्राइक पैकेज थे, जिनको वो वेपन डिलीवर करने थे, वो तैयार किए और उनके प्रोटेक्शन के लिए बाकी प्लेटफॉर्म्स भी भेजे। तो तकरीबन 60 के आसपास जहाज़ हमारी तरफ से थे और उनके जितने भी उनके पास सर्विसेबल एसेट थे सारे एयरबोर्न थे। जैसी वॉर में होता है ना, आप दिखाते नहीं हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, तो हमने 3-4 जगह से पॉसिबल इनग्रेस रूट्स दिखाए थे उनको रडार पे दिखा होगा कौन से वाला आ रहा है और कहाँ से आ रहे हैं। उसमें जो प्री डिसाइडेड था उस पैकेज ने पंच किया और बिना किसी क्षति के टारगेट तक गए। 25 के 25 टारगेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट हुए। उसके हमने वीडियोस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ किए और कहा बस हमें इतना ही करना था। लेकिन अब उसकी तरफ से भी जो जवाब था, उनके सैब एरिया 2000 रेडार और चाइनीज़ J-10C और PL-15 का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने वो अच्छे से यूज़ किया और उन्होंने कुछ सक्सेसफुल लॉन्चेस ली हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर। उसके बाद से जैसा कि वॉर में होता है, हर टैक्टिकल सिचुएशन की डीब्रीफ होती है। नीचे आके आप बैठते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पढ़ते हो, टैक्टिक्स रिव्यू करते हो। उस रात कोई 1 सेकंड भी नहीं सोया, पूरा रिव्यू किया और अगले इधर से दनादन फिर शुरू हो गए। उसके बाद मैंने बोला ना, पाकिस्तान कोई 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर एरिया अपने नक्शे पे मार्क नहीं कर सकता कि यहाँ हिट नहीं हो सकते। क्विकली लेसन्स लर्न्ड एंड वी आर डिलीवरिंग एम्यूनिशन वेरेवर वी वांट। तो एयर बैटल अब सॉर्टेड है, अपना इनिशिएटिव अपने पास है, हम तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बीच में जिक्र किया था कि हम डोजियर्स देते रहे और हम डोजियर्स, अमन की आशा ये चल रहा था हमारे यहाँ। लेकिन देखिए, हमने पठानकोट अटैक के बाद उनके डीजी ISI को बुलाया, वहाँ पे अपनी टीम के साथ वो आया और उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप?
तो इसीलिए आई थिंक पास्ट एक्सपीरियंसेस के बाद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात भी ठुकरा दी भारत ने कि अब नो जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस नीडेड। कोई हमने कोई वॉर क्राइम थोड़ी किया है। इनकी फतेह मिसाइल कितनी पावरफुल है जो कह रहे हैं कि फतेह, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है उसमें, वो चाइनीज ओरिजिन है। मिसाइल टॉप स्पीड पे हाइपरसोनिक मतलब तकरीबन 5 मार्क पहुंच जाती है, जिससे उसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन उसका वॉरहेड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा सकती। 4 या फुट का मड और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन हो, उसके थ्रू भी नहीं जा सकती वो। अच्छा, मतलब अगर इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर तक उस मिसाइल को पहुंचना पड़े थ्रू ऑल दी लेयर्स, तो उनको कम से कम 15-16 मारनी पड़ेगी। तो इट इज़ फास्ट, इट इज़ एक्यूरेट, बट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है उनके पास। तो सिरसा पे इंटरसेप्ट हुई है फतेह मिसाइल, ऐसा ना मैम, तो ये भी समझ नहीं आता कितनी इन्फॉर्मेशन जो आई है वो गिर सही गई है। थी। नहीं वो मिसाइल जब चली वहाँ से, वो तो गिर गई थी। इनका वेपन चाइनीज है, चाइनीज है। हाँ, वो इनफैक्ट उनके डीजी ISPR ने बोला कि दिल्ली के ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे। हाँ। मैं कहा भाई उड़ रहे थे तो वापस कैसे गए, ये तो वन वे हाँ। ड्रोन थे। हाँ। फिर कहाँ गए, या उन्हें साइनेज इंग्लिश में था, समझ में नहीं आया कि भाई क्या है दिल्ली ये। वो दिल्ली उनके राडार पे गलत आ गई हाँ, होगी, कोई और शहर के ऊपर गए इस बार होंगे। ड्रोन्स का जो रोल ये तो दिख रहा फ्यूचर है। ये दिस इज द It is the फ्यूचर ऑफ future. एविएशन, एयर वॉर, क्या क्या बिल्कुल। क्या कहेंगे इसको, एरियल Future. वॉरफेयर। टेल अस देखो अबाउट मैम, ड्रोन्स। जब मशीन लड़ने लग जाएगी ना तो लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी। कोई भी देख लो मैम, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, जब भी हम लड़ाई की सोचते हैं तो हम सोचते हैं कैजुअलिटीज़ होंगी, अपने बच्चे जाएंगे, वो ब्लड एंड ट्रेजर में ब्लड तो बच्चों का जाएगा एंड दोनों तरफ से जाएगा। वहाँ पाकिस्तानी जनरल साहब आराम से बैठे हैं, बच्चे तो वहाँ भी किसान के ही मर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उनको। तो पहले जब हम सोचते थे वॉर, तो पीछे क्यों हटते थे, शांति की तरफ क्यों जाते थे कि यार लॉस ऑफ लाइफ अगर अवॉइड हो सके तो कम। जब मशीनें लड़ने लग जाएंगी तो लड़ाई पे जाना आसान हो जाएगा। तो ड्रोन करेंगे, फिर वो एस्केलेट होगा, पर इवेंचुअली तो फिर जवानों को ही जाना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो फ्यूचर इज़ डेफिनेटली ड्रोन्स, लेकिन फैसला जो होगा वो ह्यूमन लाइफ से ही होगा। The present is also more technical. It is no longer वो जाट पलटन, डेस्मंड हेड एंड पकड़ के मार रहे हैं और मुक्के और ये सब बेनेट फाइटिंग एंड ऑल दैट, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इट्स गोइंग टू बी काफ़ी दूरी से होगा एंड इट विल बी टेक्निकल इन नेचर, इट विल लेस एंड लेस डिपेंडेंट ऑन human bravery and human courage and they can never be replaced. पर वो कांटेक्ट में जो है ना वो बहुत मुश्किल से होंगे कहीं कहीं पे, वरना तो बैटलफील्ड का जो युद्ध भूमि का जो रूप है ना बिल्कुल बदल के टेक्निकल बनता जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ पूछती हूँ, इस पूरे अभी जो पिछले 5-6 दिन में आप लोग मीडिया ने जो भूमिका निभाई है उसको किस तरह से देखते हैं? डू यू सी इट पॉजिटिवली या नॉट टू हैप्पी? सर आप बताइए। और आपने तो कितना तरह का, एक समय जब सिर्फ रेडियो पर या अगले दिन अखबार में खबरें आती थी, फिर टीवी शो गया, अब तो हर पल, और यही नहीं समझ में आता कि जो खबर हम पढ़ रहे हैं सही है या गलत है। बट द मेन चैनल टू चैनल, यू नो। मेरे ख्याल से वी शुड नॉट लूज आवर बैलेंस व्हेन वी आर ऑन दी सिटिंग इन द स्टूडियो। ऑन द स्टूडियो, नॉट जस्ट फॉर टू, एक उदाहरण देने के लिए कहता हूँ कि जनरल मलिक जो पुराने चीफ थे, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो एंकर्स हैं और जो ये शोज़ रन करते हैं उनको थोड़ा और गंभीर होना चाहिए। तो लगता है कि कहीं कहीं पे हम जोश में आ जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बैटलफील्ड तक रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। देखिए, हम आजकल ना हाइपर इंफॉर्मेशन एज में हैं। जैसे नैयर आंटी ने बताया कि अनुज ने कॉल किया, पहले PCO से कॉल होता था और हफ्ते में एक कॉल हो जाए घर तो वो बहुत माना जाता था। वो भी नहीं होता था। अभी जब पे फ़ोन, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेजेस, एप्लीकेशंस हैं तो मतलब आपको घंटे घंटे की फीडबैक चाहिए। हम जैसे शुगर के आजकल अपनी मॉडर्न लाइफ में एडिक्ट हैं, वैसे ही हम इन्फॉर्मेशन के भी एडिक्ट हैं। हो गए। हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन और हमें खूब सारी चाहिए, तो उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए मीडिया आ गया है। अब हर मिनट तो खबर बनाए कैसे, तो पुरानी खबर कोई तल के मसाला लगा के दोबारा परोसते जा रहे हैं। कहीं फिल्मों के भी कोई विजुअल्स चला दे रहा है, ये अटैक हो गया, एक इधर से कहा जा रहा है लाहौर पे अटैक हो गया, लाहौर वाला कह रहा है देखो हम तो यहाँ बिरयानी खा रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा था। नहीं, वो
वो भी तो कर लेते हैं ना, दिल्ली कैप्चर कर लिया। उन्होंने तो बिजली पूरी क्या कर दिया था, पूरी बिजली गायब कर दी थी कह रहे हैं। ये कारगिल में वो ओपनली कह रहा था मुशर्रफ कि हम शाम को श्रीनगर में खाएंगे खाना, सुबह हम दिल्ली में चाय पिएंगे और फलाना करेंगे और ढिमकाना। सो दैट काइंड ऑफ रिपोर्टेज, मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट बेसिकली मीडिया का काम है रिपोर्ट करना, जो फैक्ट्स हैं वो रिपोर्ट करना, और जो कमेंट्स हैं वो किसी जो जानकार लोग हैं उनको कमेंट्स देने चाहिए। एक और अगर आप देखें शुरू में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको चाहे मोदी हेटर्स कहें जो भी कहें, सबसे पहले ये हो रहा था कि भाई बदला क्यों नहीं ले रहे 22 अप्रैल, अरे इतने दिन हो गए, अरे एक हफ्ता हो गया, क्या हो गया, 56 इंच को लेकर मजाक, सब तरह के मजाक हुए कि अरे कर क्यों नहीं रहे, कुछ कर क्यों नहीं रहे। जब हुआ तो तुरंत इस सारे लोगों ने, आप देखिए ट्विटर भर गया डी-एस्केलेट। और जैसे ही सीज फायर आया तो तस्वीर आने लगी कि हर कोई इंदिरा गांधी थोड़ी बन सकता है, मोदी कभी इंदिरा गांधी नहीं हो सकते। तो ये इस तरह का नैरेटिव बार बार अपने ही देश के अंदर जब चलता है, जो हर समय गवर्नमेंट को सिर्फ कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है, ये कहाँ तक सही है? ये तो उनके आदत से मजबूर हैं, लड़ाई हो या ना हो वो रोज का एक मुद्दा उठा के गवर्नमेंट को कितने, अभी मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस हमने इसी दौरान किया है, इस पीरियड के दौरान में किया है। मैं तो बहुत देर पहले से देख रहा हूँ, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का, हर एक चीज़ में। और तो छोड़िए, चीता दोबारा आ गया हिंदुस्तान में, एक्सटिंक्ट था। तो ये सब चीज़ों में एक ओवरऑल अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम, ठीक है। और उसको पॉलिटिकल रंग देके हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज किए। तो अगर आप बाकी सब चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो आप इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इतना बड़ा मुद्दा है। बट मुझे लगता है इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। इनफैक्ट ये देश ठीक का सवाल है, आप अपना लड़ाई झगड़ा करते रहिए बाद में। क्या कारगिल को छोड़ा था? कारगिल में कितनी मौतें हुई, कितने लोग चले गए, नहीं छोड़ा, अभी तक चल रहा है उसका। अभी तक आप कारगिल की बात कीजिए तो शुरू हो जाए, उससे ज़्यादा हो चुकी है कारगिल के बाद से। तो ये है, मतलब वो आदत से मजबूर हो रहे हैं पॉलिटिक्स। अरे आज मैं देख रही थी, अब जब एक बहुत बड़ा वर्ग कह रहा है बॉयकॉट टर्की, ये चल रहा है, तो कुछ कह रहे हैं अब तो टर्की जाना है। हाँ, तो ये अलग एक अपना चल रहा है कि अब टर्की जाएंगे। देखिए ऐसा मैम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन ये बुरा भी है बट अच्छा भी है। देखिए हमारा संविधान एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है, उसके नीचे आपको स्वतंत्रता है। कितने देश है जहां आप खुलेआम एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर को गाली दे सकते हैं, गलत है, लेकिन हमारा संविधान कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इसी फ्रीडम को डिफेंड करने के लिए विजेंद्र डाइड, इसी फ्रीडम को डिफेंड करने के लिए अनुज डाइड, यू नो, दे डाइड फॉर दिस मैम। दिस इज़ आवर वे ऑफ लाइफ, वी हैव टू डिफेंड दिस। गलत है या सही है उसका फैसला जनता ही करेगी। मैं क्या समझता हूँ कि कई मौके इतिहास में आते हैं, टाइम टू टाइम मौके आते हैं जब हमें ये फिक्र नहीं करना है कि मेरा और उसका क्या है, इसका क्या है, हमको सबको जॉइंट एक पॉइंट पे फोकस करना है। अगर आप फोकस करेंगे एज ए नेशन, कम्युनिटीज़ फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ये सब भी होने के बावजूद भी अभी मुद्दा है देश का, कभी कभी ऐसे होता है, तो उस टाइम पे सबको अपने सब छोड़ के अपने उस मुद्दे पे आना चाहिए। एक मैंने आप लोगों से स्पेशली आपसे न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव इस पूरे कैंपेन का जानना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक सब देशवासियों के लिए एक फौजी का डिसिप्लिन या उनकी ट्रेनिंग जो वो बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, परिवारों का, जैसे उन्होंने कहा कि अनुज ने बताया ही नहीं कि कहाँ पर है, वो थोड़ा सा अगर आप हमारे यंगस्टर्स के लिए बता पाएँ कि व्हाट मेक्स देम व्हाट दे बिकम फाइनली पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, वो क्या होती है? आप बताइए। और आपकी जो रही होगी तब से लेकर अब तक में कितना फर्क भी आया होगा ना? ये तो हमारे विजयंत की उम्र के हैं। हाँ। तो ये बताएंगे लेटेस्ट। देखिए मैम, ऐसा है कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला का एग्जांपल लेता हूँ। देश की हर प्रांत से, हर जगह से बच्चे वहाँ आते हैं। 12वीं क्लास में क्या उम्र होती है?
लड़कपनी, 17 हाँ, साल, कुछ लोगों की दाढ़ियाँ नहीं आई होती, वहाँ डेली शेव करना पड़ता है। आप देखिए हर जगह से देश की हर खुशबू को लेकर के वहाँ लोग आते हैं, और 3 साल के बाद जब वो प्रोडक्ट निकलता है आप पहचान नहीं सकते, वो सारे एक जैसे दिखते हैं, शक्ल से एक जैसे दिखते हैं, बात करने का तरीका एक जैसा हो जाता है, सोच एक जैसी हो जाती है। वो जरूरी है। यू नो, बॉडी माइंड सोल तीनों अलाइन हो जाते हैं और अलाइनमेंट ढूंढ रहे होते हैं। एक यंग लड़का जब लाइफ का पर्पस ढूंढ रहा होता है, वो पर्पस उसे ट्रेनिंग दे देती है, और उसके ऊपर सुपर इम्पोज होती है पल्टन की आइडेंटिटी, स्क्वाड्रन की आइडेंटिटी, शिप की आइडेंटिटी, एंड उस आइडेंटिटी में है ऑनर, इज्जत है, ऑनर, ऑनर अबाउ ऑल एल्स। वो पर्पस मिल गया उस यंग लड़के को। बस आपको एक बार अपना लाइफ में नॉर्थ स्टार मिल जाए तो आप सीधे चलते जाएंगे। देखिए मैं क्या कहता हूँ कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतना अच्छा उदाहरण है सेना का। अगर मैं अपना उदाहरण दे दूँ तो मेरा सीईओ क्रिश्चियन था, मेरा टूआईसी मुसलमान था, ए सीनियर कंपनी कमांडर was a blue-blooded Dogra. Then there was a Parsi, famous Parsi officer. सरदार थे, सब कुछ थे, ऑफिसर्स की बता रहा हूँ मैं। तो उसमें जो है उससे उदाहरण क्यों नहीं ले सकता है देश, और इतनी खुशी से रहते हैं हम लोग। मेरा परिवार, अगर सच पूछो कि मेरा परिवार कौन सा है, तो ठीक है नोएडा में जो है सो है, बाकी मेरा परिवार उधर है बैठा हुआ लड़ाई के मैदान में। हम कहते हैं जिस पलटन में आप पैदा हुए उस पलटन में ही आप मरेंगे, उससे पहले आप मर नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होती कि मेरा धर्म क्या है, मेरा यकीन क्या है, कुछ नहीं। आपका धर्म जवानों का धर्म है। मैंने आपको बताया मेरा सीईओ क्रिश्चियन था, मेरा टूआईसी मुसलमान था। वो दोनों जो सीईओ साहब थे, वो सिक्किम में सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के, एक चर्च थी दूर गैंगटॉक में या कहीं, वहाँ जाते थे, वहाँ पे अटेंड करके मास आएंगे। वो दूसरे जो थे मुसलमान थे, वो सेकेंड इन कमांड थे, वो खड़े होते थे मंदिर में, सब भजन गाते थे अपने। हो गया, कोई नहीं कहता था कि मेरे तिलक मत लगाओ, मेरे ये मत करो। जो कस्टम है जवानों का, वो कस्टम है। लैंग्वेज इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। हमारे टाइम पे आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी जब तक आप जवानों की भाषा में बात नहीं करते। एज ए पंजाबी मैं मराठी ऐसे बोलता था कि लोग हैरान हो जाते थे। मैंने शिवाजी की किताब मराठी में पढ़ी है, पुरंदरे की, इतनी मोटी किताब। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी मैंने उदाहरण दिया है, तंबी, खालसा तंबी, ए लेफ्टिनेंट जनरल, ही वाज सिक but he was from the Madras regiment. तो उसको he spoke Tamil like nobody else. I met another officer. मेरी वाइफ इधर बैठी, मैं उधर बैठा, वो हम ये बैठ के पूरे प्रोग्राम में ये सोच रहे हैं ये जाट है, पैरा कमांडो है, ये जाट। फिर उसने तमिल में बोलना, ऑडियंस वी वर इन चेन्नई, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन तमिल, तो वी वर स्टन्ड। मैं कैसा मद्रास पढ़, कहता है मैं तमिल। बाकी मेरे लिए से और मेरी बात करने से सब लोग समझते हैं कि मैं जाट हूँ। तो ये जो है ब्लड ग्रुप, ये सब में होना चाहिए। देश के लोग ये सीख पाए। और मुझे लगता है हमारे नेता सबसे पहले एक कितना बेतुका बयान एक मंत्री का, मध्य प्रदेश के मंत्री का आया कि वो लोग धर्म की बात कर रहे थे, हमने उनकी बहन को सामने खड़ा कर दिया, कर्नल सोफिया कुरैशी को। आप उनकी बहन कह रहे हो? अच्छा छोड़ दीजिए, कैसे, कितना इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, सोफिया कुरैशी जो है, शी इज एन आर्मी मैन, बस खत्म। तो वो वहाँ पे भी तो ये लोग अपना कुछ बयान देके, she is a wing commander, group captain, colonel, she's a colonel, बस that's all, she's a colonel of the army, खत्म।
अजय जी, शेयर सम कोई अपने एक्सपीरियंस, आपने कहा आप करगिल के समय यू वर देयर इन द सर्विस, कोई अपना तजुर्बा शेयर कीजिए। Same time, I mean, my colleagues were fighting in the mountains and we were high up in the sky. And हमें तो डिसअपॉइंटमेंट ये रहा कि हमें मौका कम मिला, वो क्यों नहीं आए। सबके लिए हर रोज़ शाम को जब वापस आते थे हम खबर सुनते थे आज टोलोलिंग हो गया, 0.4575 हो गया, मतलब अपने सोचते थे, अपने दोस्तों पर बड़ी ईर्ष्या होती थी, यार ये साले पूरा मजा ले रहे हैं ना, और हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। वो कितना भयानक टाइम था। हाँ, देखिए ये जो बोल रहे हैं ना, ये the sentiment, बड़ा जबरदस्त सेंटिमेंट है। मैं आपको अपना बताता हूँ, 20 दिन, सिर्फ 20 दिन से हम चाइनीज वॉर में नहीं जा सके। 20 दिन पहले अगर कमीशन मिल जाता तो वी वुड हैव गॉन। आप 65 में थे और 71 में थे? 62 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 62 में जब हम अकेडमी से निकले तो 20 दिन का फ़र्क हुआ, बंद हो गया। ये तो एक 62 की बात है। 99 की बात देखिए, मेरा बेटा था, 2 राजपूताना राइफल्स में थे, टोलोलिंग के हमले में। वो तो अपने कंपनी कमांडर के साथ नाराज़ हो गया लड़ाई के बीच में। वो बड़ा ज़बरदस्त था उसका कंपनी कमांडर भी। तो नाराज़ क्यों? कि भाई हमको अपनी कंपनी को अटैक में क्यों नहीं हिस्सा मिला, देखिए वो हमको रिजर्व में क्यों रखा गया। उसने कहा भाई रुक जा, कैसे होते हैं युद्ध में, कुछ नहीं, परिस्थितियां बदलती, और कैसे बूढ़ा मतलब ओल्ड मैन सीओ हमको कैसे इस्तेमाल करेगा बाद में, तेरे को पता लग जाएगा। नहीं, हमको अल्फा और ब्रावो कंपनी जा रहे हैं और हमको इन्होंने रिजर्व रखा हुआ। उसके पास ठीक है। 3 प्लेटून थे उससे। हाँ। तो सबसे छोटा। तो देखिए वही बात हुई, हमला एक टोलोलिंग में चला गया, दूसरे साइड का जो हमला था रुक गया, क्योंकि दुश्मन को जो वो उधर की डेवलपमेंट थी, और उनको बोल दिया भाई चलो फटाक 1 घंटे के अंदर ऊपर अटैक करना है तुमने। एक बर्बाद बंकर जगह थी। एंड देन दे आर थ्रिल्ड एब्सोल्युटली कि हमने भी हिस्सा ले लिया, हमारी भी कंट्रीब्यूशन रही। ये एक बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि मौका मिलता नहीं है। हमने 37 साल काट दिए, 2 दिन 3 दिन 5 दिन एक्चुअल उसमें, नहीं तो कोई मौका नहीं मिला। 37 साल काट के आ गए। अब उनको लग रहा है कि काश हम होते भी। हाँ बिल्कुल। आपने एक एक्सपीरियंस पूछा, मैं शेयर करना चाहूँगा। देखिए लीडरशिप के चैलेंज हैं। आप एक 20 से 22-25 साल के लड़के को कह रहे हैं कि इस पहाड़ पे चढ़ जाओ और उसको चढ़ने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। आप सोच के देखिए थोड़े एकेडमिक टर्म्स में, कितनी प्राइमोर्डियल कॉन्टेस्ट पे भेज रहे हैं हम उसे कि मर जाए या जान ले ले, फॉर अ माउंटेन जिसको वो जानता भी नहीं है। तो किस लेवल का मोटिवेशन और किस लेवल की ट्रेनिंग इनको देनी पड़ती है। अब हिस्टोरिकली क्या ना, आप रिलीजन, कल्चर और एथनिसिटी के नाम पे मोटिवेट कर लो, आसान रहता है, लेकिन वो मर्सनरी आर्मीज़ के लिए। एक डिसिप्लिन आर्मी को तो फिर भी फाइनली आप अपनी यूनिट की, आर्मी के, कंट्री के एथोस पे ही मोटिवेट करोगे, वही मोटिवेशन सस्टेन होता है। तो उसमें थोड़ा सा एयरफोर्स में चैलेंज क्या आता है कि आर्मी में होमोजेनियस ट्रुप्स हैं, जाट ट्रुप्स हैं, मराठी ट्रुप्स हैं, या नागा हैं, राजपूत हैं, तो वो थोड़ा सा इजी रहता है ना। शिवाजी महाराज की जय बोलो, राजा रामचंद्र की जय बोलो, या डोगराई माता की जय बोलो, तो थोड़ा ट्रुप्स कनेक्ट करते हैं उसके कि ना देयर इज़ ए पर्पस हायर देन मी। हाँ, एयरफोर्स बहुत होमोजेनियस है। एयरफोर्स में क्या करें, वहाँ तो मतलब हमारी तो रिक्रूटमेंट भी ऑल ओवर द कंट्री होती है। तो एज द स्क्वाड्रन कमांडर आई यूज्ड टू एड्रेस देम कि मैं बोलता देखो भाई, आप लोगों के ना 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक जो आपने अंडरवियर नीचे पहना है वो है आपका रिलीजन, और आपका फेथ। वो क्या है मुझे देखना ही नहीं, आपका है भी नहीं, मुझे नहीं जानना, वो आप डिसाइड करो। दूसरा जो उसके ऊपर आपने यूनिफॉर्म पहनी है, ये मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे दाग नहीं लगना चाहिए। तो मतलब लीडर्स को ढूंढने पड़ते हैं तरीके। ये मेरा भाई एयरफोर्स में था। अच्छा। तो मैंने उसको एक बार कहा, मैं क्या यार तुम्हारे एयरमैन ऐसे मतलब
ऐसे सैल्यूट कर दिया, ऐसे कर दिया। वो फौजी तो मारता खड़ाक जैसी 1 किलोमीटर तक उसका सैल्यूट दिख जाता है। फिर उसने मेरे को समझाया कि इनका डिसिप्लिन जो है वो अलग किस्म का है, आपके डिसिप्लिन से अलग किस्म का है। इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। इन्होंने उड़ाना है हवाई जहाज, इनको परवाह नहीं है कि सैल्यूट कैसे किया कैसे नहीं किया। उसने अपना आपकी मशीन बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार की है या नहीं की, तो वो है एक किस्म का डिसिप्लिन जो अलग है दूसरे किस्म से। तो ये है, अब एवरी सर्विस हैज गॉट इट्स ओन। बट वॉर टाइम में कितने शॉर्ट नोटिस पर एक एयरफोर्स ऑफिसर रेडी रहता है एकदम टू? फौजें 24/7 तैयार रहती हैं मैम। हिंद की सेना नहीं सोती है, ये फौज हमेशा तैयार है। तो इस समय भी हम लोग एकदम, हो सकता है कुछ परसेंटेज लोग ना तैयार हों, छुट्टी पे हों, बीमार हों, लेकिन फौज पर से फौज 24 घंटे 365 दिन तैयार रहती है। नहीं, फौज एयरफोर्स में सम फाइटर्स आर ऑन द ORP। हाँ, वो लेवल्स ऑफ रेडीनेस है मैम। जैसी अगर थोड़ी गर्माहट होती है तो हम अपने जहाज़ों को रनवे एंड पे पूरा वेपन वगैरह आर्म करके छोड़ देते हैं, तो 2 मिनट की नोटिस पे हमारे जहाज एयरबोर्न हो सकते हैं। हाँ, 2 मिनट 2 मिनट में एयरबोर्न हो सकते हैं। कि मुझे कहीं एक हमारे फ्रेंड ने बताया था कि देन दे इवन स्लीप वेयरिंग द यूनिफॉर्म, बूट्स, एवरीथिंग दे आर रेडी। अगर साइरन बजा तो है फ्लाइंग का ORP किट, वाले। उसकी चारपाई भी जहाज के बगल में ही है कि 2 मिनट में वो 10 सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहता। जब वो उसको दौड़ के आना बजेगा तो दौड़ना है। खासकर जिन लोगों को दौड़ना पसंद नहीं है वो बिल्कुल जहाज के बगल में ही बैठ जाते हैं। बजेगा सायरन तो मैं सीधा जहाज में बैठ जाऊंगा, ताकि 2 मिनट से मैं 1 सेकंड भी एक्सीड ना हूँ। आपको हर एक को मेरी राय है, खासकर आप लोग जो ये प्रोग्राम्स रन करते हैं, कि आप जाके एक फाइटर बेस देखिए। हाँ, एक्चुअली नहीं, मैं इसीलिए आज ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि हम में से बहुत कोई पता नहीं होता व्यूअर्स के लिए। जो पायलट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली डेमो ऑफिसर्स, एक से बढ़ के एक। तो वो दे आर इंस्पायरिंग, दे आर very good, they are disciplined in their own way. Army is a different ball game, because they इनमें क्या कि the team is so small, हमारे जरा 1000 आदमी जा रहे हैं एक टाइम। अब जैसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि वॉर की शक्ल बहुत बदलती जा रही है, ड्रोन्स फ्यूचर। अब न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, स्पेशली सिंदूर के उसमें भी बात करें, तो हाउ वुड यू डिफाइन दैट, एक्सप्लेन दैट? देखो मैम, थ्योरी में ना एस्केलेशन से बोलते हैं, उसमें 40 स्टेप हैं। चाइनीज़ उसको 8 स्टेप में भी करते हैं, कुछ और थ्योरीज में 12 स्टेप भी हैं। बेसिकली नो वॉर से लेके कि एक दूसरे पे वो क्या कहते हैं एलिगेशंस लगाए से लेकर के फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर के बहुत स्टेप हैं। तो न्यूक्लियर वॉर बहुत तो हमारे यहाँ कितने 40 स्टेप थ्योरीज हैं मैम। ये मतलब जिन्होंने थ्योराइज किया है वॉर को कि वॉर कैसे बढ़ती है। बढ़ने को तो अगर वो पहले दिन ही अगर न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो दूसरे दिन ही हमारा लॉन्च आ जाएगा। तो मॉडर्न नेशंस हैं जो स्टेबल स्टेट्स हैं, वो धीरे धीरे उस लैडर पे जाते हैं। बिकॉज देखिए, न्यूक्लियर वॉर का डे आफ्टर नहीं है। विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए बचेगा नहीं कोई। तो कोई भी जो रैशनल एक्टर है, जो कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंस कैलकुलेट कर सकता है, वो न्यूक्लियर वॉर नहीं करेगा। पर कई बार गुस्से में रैशनैलिटी चली जाती है, इसलिए धीरे धीरे करके लोग एस्केलेट करते हैं कि भाई सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री। अगर कल को वॉर एस्केलेट होती है, वो हमारी शहरों पे बम गिराना शुरू कर जाते हैं, तो पर फोर्स हमें भी वही करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके एस्केलेशन होती है। सो न्यूक्लियर का अभी मुझे खतरा लगता नहीं है, लेकिन अगर न्यूक्लियर की ज़रूरत पड़ी तो फॉर्मेशंस भी तैयार हैं, लॉन्च प्लेटफॉर्म भी तैयार हैं, पीपल जो ट्रुप्स हैं वो ट्रेन भी हैं, सबको अपना रोल पता है। पूरी ड्रिल तैयार है, साल में 2 बार वो ट्रेनिंग भी करते हैं, अपनी रिहर्सल भी करते हैं। वेपन से लेके पर्सनल तक सब तैयार हैं। आदेश आएगा वो अपना काम करेंगे। It is called MAD theory. MAD. म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो उसमें कोई बचने का चांस नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है। अजय जी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ बोल नहीं रहे हैं। इज बीइंग वेरी केयरफुल। नो, बट आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि कह देना कि ये उड़ा दो वो उड़ा दो, हमारे पास ये है, वो कहना आसान है मुझे लगता है, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी बनती है। उस जीत का फ़ायदा ही क्या ना मैम, कुछ बचा ही नहीं था फिर।
अपना घर जला के भी क्या सेलिब्रेट किया। तो उसको रैशनल एक्टर को हम ऑफ रैंप देते रहेंगे बीच बीच में कि अब रुक जा तेरा फ़ायदा है, अब रुक जा तेरा फ़ायदा है। तो इसीलिए हम थोड़े कंसेशन भी देते हैं उसको, चल मैं पीछे हट जाता हूँ, ताकि हम उस एस्केलेशन लैडर में टोटल एनाहिलेशन तक ना जाएं। क्योंकि देखिए मैम, सोचने की बात है, हमारी लड़ाई उनके आवाम से है ही नहीं, उनके आवाम को तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। तो हम चाहे समझ जाएं, ये टेररिस्ट ना भेजें हमारे पास, तो दोनों मुल्क हैं, अपने गरीबी से लड़ें, बच्चों को रोज़गार दें, तरक्की करें। हम तो वो मैसेज भी देना चाहते हैं ना, बट उस मैसेज के चक्कर में ये नहीं है कि आप भेजो, बंदों को मारो और चले जाओ ना, वो ख़त्म, अब वो नहीं होगा। जब हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमारे लिए भी चैलेंजेस और हमें अब और क्या करना है, क्योंकि अगर ये लंबा चलेगा तो हमें भी तो अब बहुत कुछ करना होगा, तो क्या होना चाहिए अब, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए मैम, पहले तो जैसे कहा ना, हमें एक इंटरनेशनल ओपिनियन भी क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी है सबके साथ। देखिए पाकिस्तान पे आप भी दबाव डालो, बिकॉज अगर पाकिस्तान डिस्ट्रॉय होगा तो उसका इम्पैक्ट चीन पे भी पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट ईरान पे भी पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को पड़ेगा। कि पहले तो इसे समझाओ कि टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी नहीं काम करने वाला है। दूसरा, इंटरनली हमें अपने प्रोसेस, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट थोड़ा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि अगली बार अटैक हो तो हम 12 दिन वेट ना करें, उसी दिन जवाब डिलीवर करें, ताकि थोड़ा डिटरेंस बने उसके दिमाग में भी कि ये फ्री फॉर ऑल नहीं है, उसको भी कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करनी पड़े। तो अगर हम उस स्टेज तक पहुंच गए दोनों तरह से, तो हो सकता है इसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। आपने इम्पोर्टेंट बात कही, 12 दिन हम वेट ना करें। इन 12 दिन में एग्जैक्टली अजय जी चल क्या रहा था, क्या हो रहा था? 12 दिन में जब पॉलिटिकल लीडरशिप ने फ़ौज को कहा मुझे ऑप्शंस दो, तो फ़ौज ऑप्शंस क्रिएट करके ले जाती है, और ऑप्शंस पूरे रेंज में होते हैं, लिमिटेड से फुल स्केल। उसमें मिलिट्री भी हो सकती है कि हम बिल्कुल मिलिट्री तो होगा। हाँ, देखिए पूरा अगर पंच काउंट करें तो DIME डिप्लोमेटिक भी एफर्ट है, इंफॉर्मेशनल भी है, मिलिट्री भी है, इकोनॉमिक भी है। तो डाइम करके ही पूरा पंच डिलीवर होता है, लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट तो मिलिट्री का ही दिखेगा। इन्फॉर्मेशन चलता रहेगा, इकोनॉमिक भी हम उनको स्ट्रैंगुलेट करते ही रहेंगे, पानी भी रोका ही हुआ है, तो वो सब एफर्ट चलते रहेंगे। तो ऑप्शंस मांगती है पॉलिटिकल लीडरशिप, बिकॉज वॉर ऑल सेड एंड डन मैम इज़ अ सीरियस बिजनेस। वो अच्छा टेलर 10 बार नापता है, 1 बार काटता है, 9 से किया पहले काटता है, फिर 10 बार नापता रहता है, कम रह गया थोड़ा सा, तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ा। हाँ, लेकिन अब जैसे बोलो ना, आगे क्या करना चाहिए, तो आगे ये ऑलरेडी वॉर गेम करके रखना चाहिए कि अगर एक टेरर अटैक होता हो तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, और अगर एक से ज़्यादा फ्रंट्स खुल गए तो क्या यही तो मैं करेंगे? बोलता हूँ कि अभी क्या सिचुएशन है इंडिया की। वेस्ट में तो वो इस्लामिक सुल्तनत बनाना चाहते हैं और वो शरिया लगाना चाहते हैं। They have declared their intentions quite crystal clear to us that they are going to not leave us. ठीक है? You have to accept it. You cannot keep on hiding कि भाई इसको नहीं हो जाएगा ठीक. On the north is a ideologically driven country. China north और east में वो है. They are ideologically against us. ठीक है, an enemy. Now in the east, we have got another Islamic threat come in Bangladesh. I mean, you can hide your whatever you want to do, but I think ever since there's some time now, वो अपना रंग दिखा रहे हैं. It is not very friendly as it used to be. So we got another threat over there. And we can ill afford any threat within the country. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. So this is the challenges that we are facing. Therefore, there is no option but to have a very strong armed forces. There is simply no option. It will be at the cost of दूसरे सब जहाँ पे हम खूब पैसा खर्च कर रहे हैं वो प्रोग्रेस थोड़ा सा इट विल बी रिटार्डेड, आपको ये करना पड़ेगा. क्योंकि आज हमने बीच में जब कहा था कि कहीं से और सपोर्ट नहीं दिख रहा,
टर्की भी पाकिस्तान के नहीं, लिए, और रशिया तो तो- डिप्लोमेटिकली भी हमको बहुत रशिया तो समय वाइडली करने की जरूरत इन्वॉल्व है। रशिया तो फुल्ली इट इज इन्वॉल्व विद यूक्रेन, तो क्या हेल्प करेगा? यूएस का स्टैंड समझ नहीं आ रहा। हाँ, अनस्टेबल, द लीडरशिप इज सो अनस्टेबल, पता ही नहीं लगता। उनके अपने देशवासियों को नहीं पता लगता क्या बोल रहा है क्या नहीं। चलिए, तो अब अगर मैं चलते चलते आप सबसे कहूँ कि हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपनी बात करी, द इमोशनल एंगल, बट द टेक्निकल एंड एवरीथिंग, बट हमारे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज स्पेशली मैं इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि इतना तरह का नैरेटिव, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ रही है, इसलिए आई हैड 3 गेस्ट्स जो अपना पर्सपेक्टिव दे सकें। तो अब आप चलते चलते हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ मीना जी से स्टार्ट करूँ। मुझे तो यही लग रहा है कि जो इस बार ये 3-4-5 दिन का जो हुआ है ना, इससे बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि अब टॉलरेंस ख़त्म है। अगर कुछ भी होगा तो रिटेलिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होएगी, उसको हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारे बच्चे, चाहे जो भी है, अदरवाइज अटैक्स हैं, कुछ नहीं। इस बार का मैसेज बहुत लाउड है, जो अभी तक कभी नहीं हुआ। से आप क्या चाहते हैं? देशवासियों को इंस्पायर तो करना ही है ना कि देखिए, फौज ज्वाइन कीजिए, बट फुल फ्लैश माइंड से कीजिए, हाफ हार्टेडली फौज नहीं हो सकते। अगर फौजी जाएगा, वो पीछे ये नहीं देखेगा कि मेरी घर की कंडीशन क्या है या नहीं है। और दूसरा, आपकी बात जैसे आप कह रहे थे, पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा, क्या उसको समझ नहीं है? पूरी समझ है उनको, सिर्फ उनको अपना ही बस टाइम पास करना है और वायलेंट नहीं, होना है। उनको उसी भाषा में समझाना बस, पड़ेगा, वही बात जिस है। भाषा में वो समझते हैं। बस वो आप लोग ही समझा सकते हो ना, वो आप लोग ही समझा सकते हो। बाकी जो भी है जनरेशन, उनको इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि फौज, मैंने जो इतना सुना था पीछे, 3-4 साल तक कोई रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई फौज में, तो नेचुरली फिर शॉर्टेज तो होती है ना। 1,80,000। हाँ, वही देखिए Shortage प्रिसाइजली, मतलब वही बता रहे थे, वो 60,000 पर ईयर होनी चाहिए, तो वो कमी चलती जा रही है। देखिए अपनी जो फोर्सेज है उनको स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी है। चैलेंज जो पूछ रही थी, क्या करना चाहिए अब? फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करना तो ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है, मेरे को जितना याद है, एक बार न्यूज़पेपर में मैंने देखा था, तभी कारगिल जब था, तो जनरल अनुज के वहाँ से 79 ब्रिगेड से फ़ोन आया था कि ऐसे अनुज आज सीरियस ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो आई हैव जस्ट सेड गुड लक टू हिम। वो मुझे नोन थे, क्योंकि उनका बेटा अनुज का क्लास फेलो था स्कूल में। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ पूछी, सर उसके पास सब कुछ है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट और ये सब, मुझे इतनी समझ थी, शूज़ और ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा आई हैव सीन एवरीथिंग इज़ देयर, डोंट वरी। बट लास्ट में क्या था कि फूड नहीं था। जब फूड की आवाज़ आई तो अनुज को लगा कि भी मेरे अब जितने भी हैं, हमें अब खाना मिलेगा। तो उनके पास जो पुराना खाना पड़ा था, उन्होंने उठा के पहाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद खाना ख़त्म हो गया, नहीं मिला। पूरा दिन वेट करते रहे, रात हुई, फिर जाके इसने अपने सोल्जर्स को भेजा कि जाके खाना उठा के लाओ, वही वाली रोटियां, और उनको कूट के खाया। और उसके बाद अब तो पूरी प्लानिंग्स हैं, अब कुछ होगा तो सब कुछ होगा। विजयंत के लिए तृप्ता जी ने भी कही थी कि खाना नहीं था, विच इज प्लानिंग एक माँ देखिए कैसे सोचती है, वो तो अलग ही है। मैं तो रो पड़ती थी, मुझे कोई कहता था उसको वहाँ पर चना गुड़ मिलता है, मैंने कहा अरे कहाँ भेजती है देखिए चना गुड़। देखिए कारगिल में क्या हुआ था वो समझना चाहिए हम। एक लैक ऑफ प्लानिंग थी, मानता हूँ, लेकिन वो क्यों थी? क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो गई थी। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है बोलने में, ये जनरल मलिक ने भी यही बात कही हाँ, थी कि हमारे पास कोई बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान में थे, अमन की यात्रा कर रहे थे, तो सब लोग तो वो समझौता, और जिस टाइम पे वो अमन की यात्रा चल रही थी पीक में, उस टाइम पे जो इनके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के यूनिट से वो ऊपर चढ़ रहे थे। तो कितना बड़ा इस तरह से हमको धोखा हो गया, पता ही नहीं लगा। पता लगेगा तभी प्लानिंग कर सकते हो ना। तो फिर भी जो है जल्दी से जल्दी उसको, हालांकि यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन चूंकि इंटेल की आपने बात की, तो लगातार ये भी हो रहा है कि पहलगाम कैसे हो गया, किसी को पता कैसे नहीं था, इतना बड़ा फेलियर भी नहीं था ना, सिक्योरिटी। देखिए क्या होता है, हर एक
जगह पे आपको थ्रेट परसेप्शन देखनी पड़ती है कि मेरे को ये जिम्मेवारी दी है इधर, अब मेरे को क्या खतरा है, क्या व्हाट सिक्योरिटी स्टेप्स आई शुड टेक, व्हाट इज द पॉसिबल थिंग दैट कैन गो रॉन्ग इन माय एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट वाज नॉट केटर्ड। देखिए ना, मेरे को आप समझा दीजिए कि करोड़ों इंडियंस प्रयागराज गए ना, एक किसी का बाल का बांका नहीं हुआ। बहुत बड़ा वो था। अगर आप इतना बड़ा हैंडल कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ये लैप्स कैसे हुआ? तो ये लैप्स कैसे? सो सर, योर मैसेज टू द कंट्री? वेल, माय मैसेज टू द कंट्री इज कि वी आर देयर इफ द कंट्री इज देयर, and everyone has to focus on to this particular, do not fragment कि मैं तमिल हूँ और मैं फलाना हूँ, नहीं, we are all Indians और एक इंडियन की तरह ही हमको बिहेव करना चाहिए। कभी भी देश हित के बरखिलाफ एक सुई भी नहीं उठानी चाहिए। देश स्पेशली ऐसे समय पर। हाँ, खासकर इस समय पर तो सबको एक होना चाहिए और जो है देश की रक्षा के लिए आप जिम्मेवार, जो कोई बाहर से नहीं आएगा आपकी रक्षा करने के लिए, आपको खुद करनी पड़ेगी साइकोलॉजिकली, मेंटली। एज उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, जब वियतनाम और कंपोचिया वगैरह में लड़ाई चल रही थी तो लेओस में फ्रांस के जो सेना थी उनके पास एकदम जवानों की कमी हो गई। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि स्ट्रेट डियन बियन फो का एक बड़ा लड़ाई हुई थी, वहाँ पे वो सीधे कॉलेज से स्टूडेंट्स को ले गए और उनको पैरा ड्रॉप किया उधर, फियर्सेस्ट फाइटिंग जहाँ पे हुई थी। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ नेशनल स्पिरिट वी मस्ट ऑल जनरेट। हमारा देश तभी है जब हम लोग सब साथ हैं, यूनाइटेड। अजय जी, मैं आपसे मैसेज लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ ध्यान आई। एयर मार्शल भारती अभी प्रेसर्स के बाद काफ़ी उनके खूब सोशल मीडिया पर रील्स बन रही हैं, मतलब एकदम हीरो। कोई आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ है अगर तो शेयर कीजिए। हाँ, जब हमने इनिशियल अपनी मेक पे ट्रेनिंग की थी छबुआ में, जब वो एक इंस्ट्रक्टर होते थे। अच्छा। हाँ, भारती सर बिहार से हैं और वो हिंदी का बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। रामचरित सभी ने। हाँ जी, हाँ, तो ही इज़ अ गुड ऑफिसर एंड वो हमारे डीजी एयर ऑप्स हैं और उन्होंने अपना कर्तव्य खासकर जो सिटीज़न को इन्फॉर्म करने का बड़ी बखूबी निभाया है। उन्होंने सरल भाषा में बहुत कॉम्प्लेक्स इशू एक नागरिक को समझाएं, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो नागरिक ही मालिक है ना इस देश का। बट कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, अभी आप बड़ा थोड़ा सा बता दिया आपने। नहीं, एक्चुअली भारती सर के साथ ऐसा कोई पर्सनल एंगेजमेंट नहीं हुआ, मतलब वो इंस्ट्रक्टर थे, थोड़े स्ट्रिक्ट थे। अच्छा, स्ट्रिक्ट। बट अभी तो एकदम बड़े अच्छे से मीडिया को हैंडल कर रहे हैं वो तीनों लोग जब प्रेसर्स के लिए आ रहे हैं। चलिए, तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर थे भारती जी आपके लिए, लेकिन अब आप देश के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई थिंक दैट स्ट्रिक्टनेस मस्ट हैव हेल्प्ड। नहीं, देखिए, एल्डर स्टेट्समैन ऑलरेडी बोल चुके हैं। नैयर आंटी ने बोला कि सदैव तत्पर, हमेशा तैयार रहिए। तापर अंकल ने बोला राष्ट्र सर्वोपरि, कि देश से ऊपर कुछ नहीं है। तो मेरा तो यही मैसेज है कि बी ए सिटीज़न वर्थ फाइटिंग फॉर। बी ए सिटीज़न, ऐसे नागरिक बनो ना कि आपके लिए लड़ने का, मरने का मन करे। जहाँ पे भी हो, जो भी आपका रोल है, आप उसे बखूबी निभाइए। बस ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच आप तीनों का बतरस में आने के लिए। और मैं तो हमेशा, हम लोग लगातार एक बात कहते हैं कि फ़ौज हमारे लिए लड़ रही है, बट वी नीड टू बी द नेशन वर्थ फाइटिंग फॉर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या हम इस काबिल बन पा रहे हैं, जिसके लिए कितने सारे लोग, अनुज और विजयन तो बहुत ही यंग थे, बट हर फौजी तैयार रहता है देश के लिए जान देने के लिए। और तो देश कौन है? देश इज़ नॉट अ पीस ऑफ लैंड, देश हम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ये जो फौज में आने का है ना, इट इज़ ए जनून। अब विजयंत की 4 पुश्तें फौज में थी, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, तो इट्स ए फैमिली ट्रेडिशन। तो अभी जो है हमारी बस पोती है, वो तैयार है जाने के लिए। अच्छा, वो भी जाएगी? वो कहती है, अभी देखो क्या होता है, क्योंकि ये एक
कहावत भी है साथ में, डिस्पाइट ऑल दैट हार्डशिप एंड एवरीथिंग, जो बेचारे रिटायर हो क्या कहते हैं, फिर वो बैठ के बोलते हैं ओहो फौज थी तो मौज थी। नहीं, तो है मुझे लगता है फौज है तो पूरे देश की मौज है, मौज सिर्फ है। फौजी की नहीं, पूरे देश की मौज है। और जस्ट होपिंग कि सब ठीक रहे, और सरकार के जो फैसले हैं, चाहे जब वॉर का हो या सीज़ फायर का हो, हमें सब उसके साथ खड़ा होना है। बट थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ आए, और अगर मौका मिला तो फिर मिलेंगे।